Hello and welcome to SST Only. In last class, we have discussed the initiation of the non-cooperation movement और आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो जो टॉपिक होगा एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो कल हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में देखा। डिफरेंट सेक्शन का जो स्वराज का मतलब था, फ्रीडम का मतलब था, नॉन कॉपरेशन का मतलब था, सभी के लिए डिफरेंट था। अब बात करेंगे ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा था तो कैसे ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये समझना होगा कि गांधी जी जो था उनका जो मेन एक आइडिया था दैट इज नॉन वायलेंस। और कोई भी अगर आपका आइडियोलॉजी मेन होती है जिससे आप जाना जाते हो और अगर वो आइडियोलॉजी कभी कभी क्या होती है बच्चे यहाँ पे कि अगर वो डाइवर्ट हो जाती है तो आप पूरा का पूरा यहाँ पे जो आपका जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पे कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाती है। गांधी जी ने भी यही चीज यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम में की थी कि ये जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वायलेंट टर्न ले गया तभी उसी टाइम उन्होंने यहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया, दैट इज कि उसको एंड कर दिया। तो यही चीज हम समझने वाले हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कब एंड किया गया। अब ये इंसिडेंट यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है मैप सेक्शन में भी कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो है वो क्यों फेमस है। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड हुआ था चौरी चौरा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चौरी चौरा लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये गोरखपुर के यूपी में लोकेटेड है। और ये इंसिडेंट कब का है, ये फरवरी 1922 का इंसिडेंट है। अभी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अब हो क्या रहा था कि नॉन कॉपरेशन में ऑल ओवर द इंडिया में अलग अलग जगह लोग यहाँ पे पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ऐसा ही एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन बाजार में यहाँ पे हो रहा था और ये जो बाजार में जो हो रहा था वहां पे वो वायलेंट क्लैश हो गया, यानी पुलिस ने काफी ब्रूटल तरीके से लोगों को यहाँ पे मारा, सप्रेस किया, जिसकी वजह से जो लोग थे वो अपना यहाँ पे पेशेंस को खो के उन्होंने भी वायलेंस का यूज कर दिया। बिकॉज ब्रिटिशर्स जो थे वो उकसाते थे, आप जरा सा भी वायलेंस यूज करो या कुछ ऐसा करो जिससे वो आपको यहाँ पे अटैक कर पाए, अरेस्ट कर पाए और बीट कर पाए। अब जैसे ही ये गांधी जी ने इस इंसिडेंट को सुना तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे रोक दिया और इसी को यहाँ पे बोलते हैं एंड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करेंगे रिएक्शन क्या था ब्रिटिशर्स का जब ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही थी। सो ब्रिटिश राज प्रोसिक्यूट द एक्यूज्ड एग्रेसिवली, जिन्होंने वायलेंट को किया था, और एक सेशन कोर्ट लगी जहां पे सर 172 आउट ऑफ 225 जो एक्यूज थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को जलाया था यानी पुलिसमैन को जलाया था, उनको यहाँ पे क्या किया गया बच्चे, यहाँ पे सेंटेंस किया गया, यानी दैट इज एक्यूज टू डेथ। यहाँ पे उनको सजाए मौत दी गई। अल्टीमेटली ओनली 19 कन्विक्ट हुए और बाकी के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है, सो प्लीज इसको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखते हैं। 4 फरवरी की बात है, 1922 की यहाँ पे बात है। वॉलंटियर्स जो थे बच्चे यहाँ पे टाउन में गैदर हुए थे, मीटिंग हुई थी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जुलूस निकालना था। और जो जुलूस निकलना था यहाँ पे वो लोकल पुलिस स्टेशन के सामने से निकलना था यहाँ पे। और वो लोग बाजार में क्या करने जा रहे थे, पिकेट करने जा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे। और ये जो बाजार थी इसका नाम था मुंदेरा बाजार, जो कि गोरखपुर यूपी में लोकेटेड थी। अब पुलिस ने क्या किया कि जैसे ही उन लोग को आते हुए देखा तो पुलिस ने फायर करना स्टार्ट कर दिया और जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो जाती है यहाँ पे जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, और काफी लोग इंजर हो जाते हैं। इन रिटेलिएशन में क्या किया कि जो भी यहाँ पे क्राउड था उन्होंने बच्चे यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थी जहाँ से ये सारा इंसिडेंट हुआ, पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। ये बोला जाता है कि वहाँ पे 22 या 23 पुलिसमैन थे यहाँ पे जिन्होंने भागने की कोशिश भी की, लेकिन जब पूरा सब कुछ जला दिया गया तो वो भी यहाँ पे जल गए यहाँ पे। अब अ लॉट ऑफ पुलिस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वेपन्स, सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया बच्चे। और जैसे ही इंसिडेंट गांधी जी को यहाँ पे पता चलता है ऑन 12 फरवरी, मीन्स आप देखो उस टाइम पे कम्युनिकेशन का जो था वो कितना ज्यादा यहाँ पे लैग था कि ये इंसिडेंट ऑलरेडी यहाँ पे 4 फेब को हो चुका है और गांधी जी को ये पता चल रहा है 12 फेब 1922, बिकॉज हर चीजें ब्रिटिशर्स कंट्रोल करता था। जैसे ही गांधी जी को ये पता चला कि मेरा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है जिसका मेन जो एक बेस है वो नॉन वायलेंट है और वो वायलेंट हो गया है, वैसे ही उन्होंने इसको स्टॉप कर दिया। क्यों क्या रीजन अगर आपसे पूछा जाए दो 2 मार्कर क्वेश्चन में तो आप ये लिख सकते हो कि जो मूवमेंट था सर वो वायलेंट हो गया था अलग अलग एरियाज में। और जो सत्याग्रही थे गांधी जी के अकॉर्डिंगली अभी वो प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं हो पाए थे, उनको और इन्फॉर्मेशन की और उनको और अवेयरनेस की और उनको और यहाँ पे ट्रेनिंग की जरूरत थी बच्चे यहाँ पे, और कोई भी नेक्स्ट मास मूवमेंट को करने के लिए स्ट्रगल को। गांधी जी को बहुत ही क्लियरली पता था कि कोई भी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे, सर वो स्टार्टिंग में स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे राइज करता है, लेकिन वहां पे फिर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद वो फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है।
तो चौरी चौरा वो एक इंसिडेंट था जो कि यहाँ पे डिक्लाइन शोकेस करता है। गांधी जी को यहाँ पे पता चल गया था कि लोगों को अभी और ट्रेन करना है सो दैट नेक्स्ट मास मूवमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाए। नेक्स्ट टॉपिक इज सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और यहाँ से 5 मार्कर का क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जब यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका गया, तब कुछ कांग्रेसमैन को ऐसा लगा, कुछ लीडर्स को ऐसा लगा कि यहाँ पे जो मास स्ट्रगल है गांधीयन मेथड, सर वो सफिशिएंट नहीं है, हमें कोई एक और मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी कोई और पाथ चूज करना पड़ेगा। सिंपली वो गांधी जी के जो मेथड्स थे उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थ्रू सक्सेस को हमें मिलना ही वाला था कि गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर दिया। अब ऐसे तो कभी भी कुछ नहीं हो पाएगा, जरा सा भी वायलेंस होगा तो गांधी जी यहाँ पे क्या कर लेंगे, सर मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर देंगे और हम कभी भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ कांग्रेस थे यहाँ पे जिन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि हम यहाँ पे आने वाले प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट जो था 1919 के अंडर में होने वाला था। अब बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट 1919 क्या है, एनसीईआरटी में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। एक्चुअल में क्या था कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम यहाँ पे कुछ एक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती थी। वो इसलिए करती थी कि जो भी रिवॉल्ट्स होते थे, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या किया जाता था, अपोज किया जाता था, तो गवर्नमेंट जो थी कंसेशंस के लिए, यानी उनको लगे, लोगों को लगे कि वो उनके लिए काम करने से लिए टाइम टू टाइम कुछ एक्ट्स बनाती थी जिसमें इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए वो यहाँ पे प्रोविजंस को लेके आती थी, ताकि इंडियंस को ये लगे कि हाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए भी अच्छा खासा कुछ कर रही है। ठीक है, एक तरीके की फेक प्रोमिसेस। अब लॉजिक क्या था यहाँ पे ये जो पार्टिसिपेट करने का कि प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शंस में क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बच्चे यहाँ पे उनको ये लगा कि हमको ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को अपोज करना है और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर हम काउंसिल इलेक्शंस में इलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे, तो काउंसिल में रह के यानी गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट को अगर पॉलिसीज़ को अपोज करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, हमारे पास यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को चेंज कर पाएँ और यहाँ पे जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसीज़ को हम फॉर्म कर पाएँ और हम आर्ग्यू कर पाएंगे कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है यहाँ पे। साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे कि ये जो काउंसिल्स हैं ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि हम डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस करवा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। तो ये सारी सच्चाई तभी आ पाएगी जब हम एक्चुअल में प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके गवर्नमेंट में जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब ऐसे में यहाँ पे स्वराज पार्टी विद इन दी कांग्रेस जो थी यहाँ पे, यानी देखो उस टाइम पे कितना अच्छा यहाँ पे एक सिनेरियो था कि भले ही आप अपोज कर रहे हो मेन स्ट्रीम कांग्रेस से, लेकिन आप कांग्रेस का ही एक पार्ट हो, आप कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है कि वो जगह जगह पे यहाँ पे अलग पार्टीज बन जाती हैं जो कि क्रिटिसाइज करती हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को या एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को, आपस में लड़ती रहती हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। भले ही आप कांग्रेस की आइडियोलॉजी से अलग हो, तो आपने एक सब पार्टी बना ली है, लेकिन अभी भी आपका जो मेन यहाँ पे जो पार्टी है वो कांग्रेस ही है। तो ऐसे ही यहाँ पे स्वराज पार्टी बनती है, लेकिन वो कांग्रेस के अंडर में ही थी। अब स्वराज पार्टी को बनाते कौन है, चित्तरंजन दास और नेक्स्ट इज मोतीलाल नेहरू। अब बच्चे यहाँ पे ये बोलते हैं या आर्ग्यू करते हैं कि हमें नॉन कॉपरेशन का पाथ छोड़ के हमें काउंसिल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, और वही जो ऑब्जेक्टिव था कि हम ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट में रह के उनको बता पाएंगे कि क्या आप चीज़ें सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो और क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए। अब कुछ यंग लीडर्स थे जो गांधी जी के मेथड से वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उनके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा था और उनको ये समझ में आ रहा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या किसी भी तरीके का गवर्नमेंट के लिए जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हो गया वो कोई भी वर्क करने वाला नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम जो मूवमेंट होगा वो रेडिकल मास मूवमेंट करेंगे यहाँ पे। अब इसमें कौन कौन से लीडर्स आ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, और इनके लिए यहाँ पे ये चाह रहे थे कि अब मुझे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का यहाँ पे सपोर्ट नहीं, अब मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो इस टाइम की जो पॉलिटिक्स थी, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की यहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी बच्चे यहाँ पे वो शेप करती, यानी अलग अलग यहाँ पे जो आइडियोलॉजीज आ रही है विद इन दी कांग्रेस वो क्यों आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरनल डिबेट हो रही थी कि कौन से मेथड्स को हमें अडॉप्ट करना है, बिकॉज जो गांधी जी वाला मेथड था वो वर्क नहीं कर रहा था कुछ कांग्रेस लीडर्स के लिए, और वो चाह रहे थे कि कोई एक और ऑल्टरनेटिव्स को हम एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट इज डिसेंशंस, यानी डिसएग्रीमेंट काफी ज्यादा था। कोई कह रहा था यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस में हम बाइकआउट करें, कोई कह रहा था हम सपोर्ट करें, यहाँ पे दैट टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पे हो रही थी। टू और फैक्टर्स थे बच्चे यहाँ पे। सर इस टाइम पे आते आते अगर हम 1920s की बात करेंगे तो 1929 में एक बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जिसका नाम था वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसको हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं।
और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन में अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं कि अमेरिका के यहाँ पे सर शेयर मार्केट्स कोलैप्स हो गए थे यहाँ पे, और कोलैप्स होने का जो रिजल्ट था यहाँ पे, यानी बैंक्स भी कोलैप्स हो गए थे और उसका जो इम्पैक्ट था ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलता है। और इंडिया भी उसका यहाँ पे एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटेन था वो इंडिया को गवर्न कर रहा था, यानी इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो इंडिया में भी उसी के रिपरकशंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाते हैं बच्चे यहाँ पे, और फ्रॉम 1926 और यहाँ पे कंप्लीटली कोलैप्स हो जाते हैं आफ्टर 1930। तो एक तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उस टाइम की पॉलिटिक्स को शेप करने में। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ सर, जब एग्रीकल्चर गुड्स का यहाँ पे डिमांड नहीं आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस तो गिरेंगे ही गिरेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सर ड्यूरिंग दी ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन से पहले की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा हो रहा था, जिससे आपके पास पैसे आ रहे थे, वो डिक्लाइन हो जाएगा। अब पीजेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा कि उन्होंने जो प्रोड्यूस करके रखा है उसको वो बेच पाएँ, और जब तक वो सेल नहीं कर पाएंगे तो वो रेंट यानी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा होगा तो वो रेवेन्यू को भी पे नहीं कर पाएंगे, और जब रेवेन्यू को पे नहीं कर पाएंगे तो ब्रिटिशर्स का अगर आप रेवेन्यू टाइम पे नहीं करते हो तो आपकी जो लैंड है वो कन्फिस्केट कर ली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जाओगे। 1930 के टाइम तक आते आते यहाँ पे जो कंट्री साइड था, यानी जो विलेजेस वाला एरिया था, काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आने लगे थे इसी ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे। अब ऐसे में यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो एक स्टैट्यूटरी कमीशन आती है सर जॉन साइमन के अंडर में। अब ये कब बनी थी, कब यहाँ पे आना था इसको, किसके अंडर में आना था? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 में आना था, और 1919 में जो आया था उसमें ये बोला था कि 10 ईयर्स के बाद हम यहाँ पे एक कमीशन को लेके आएंगे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को एनालाइज करके बताएगा कि हमें और क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पे, है ना। सो स्टैट्यूटरी कमीशंस यहाँ पे सर जॉन साइमन के अंडर में आई थी, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। सर ब्रिटेन में यहाँ पे न्यू टॉरी गवर्नमेंट आती है, यानी गवर्नमेंट चेंज होती है ब्रिटेन में, और वो यहाँ पे क्या करती है 1929 से 2 इयर्स पहले ही एक स्टैट्यूटरी कमीशन को अपॉइंट कर देती है सर जॉन साइमन, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था, लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा अपोज कर रहे थे यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। अब बच्चे इस कमीशन को अपॉइंट किया जाता है क्योंकि नेशनल मूवमेंट जो था काफ़ी ज़्यादा अपने पीक पे था, और जब नेशनल मूवमेंट पीक पे होगा तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करेगा, बिल्कुल सही, अपोज करेगा। और अपोज में आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाओगे, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तो कॉलोनी का फायदा क्या, तो ये ब्रिटिशर्स सोच रहे थे। तो यहाँ पे एज अ लॉलीपॉप इंडियंस को देने के लिए उन्होंने इस कमीशन को अपॉइंट किया था यहाँ पे कि जाइए आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम देखिए जाके इंडिया में, और हमें बताइए और क्या चीज़ें हमको करनी है। अब प्रॉब्लम क्या थी इस कमीशन में सर, ये कमीशन तो इंडिया के बेटरमेंट के लिए आ रही थी, इंडियंस को खुश होना चाहिए था, यहाँ पे लड्डू पेड़े बांटने चाहिए थे। फिर प्रॉब्लम क्या आ गई बच्चे, ये जो कमीशन थी ना यहाँ पे, ये टोटल 7 की कमीशन थी, इंक्लूडिंग दी चेयरमैन सर जॉन साइमन जो इसको लीड कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि सर ये इंडियंस के बेटरमेंट के लिए आ रहे थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म करने के लिए आ रहे थे, चेंजेस को सजेस्ट करने के लिए आ रहे थे, लेकिन इन सभी लोगों के अकॉर्डिंगली कोई भी एक सिंगल इंडियन नहीं था जो इसके कैपेबल है कि वो इस कमीशन का पार्ट हो पाए। दैट मीन्स पूरे के पूरे जो 7 मेंबर्स थे वो यूरोपियंस थे, और यही चीज़ इंडियंस को यहाँ पे क्या थी, एक्सेप्टेबल नहीं थी, और इसी के लिए वो अपोज करते हैं। तो जैसे ही सर साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के साथ यहाँ पे इंडिया में आते हैं 1928 में, तो खूब बड़े बड़े स्लोगन्स स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे बोलना, साइमन गो बैक, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा फेमस है इनको गो बैक साइमन, दैट टाइप ऑफ थिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं। जगह जगह जहाँ पे भी वो जाते हैं सबको यहाँ पे बाइकआउट किया जाता है यहाँ पे। सर सारी पार्टीज मोस्टली यहाँ पे बाइकआउट करती हैं, कांग्रेस भी, मुस्लिम लीग्स भी, यहाँ पे अलग अलग एरियाज में डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। इवन ये भी बोला जाता है कि जहाँ पे जो एगिटेटर्स थे, यानी जो अपोज कर रहे थे, वो नहीं जा पा रहे थे, यहाँ पे पुलिस की बैरिकेडिंग हो गई थी, सो वो पतंगे उड़ाते थे और उसमें लिख देते थे गो बैक साइमन, और वहाँ पे उसको गिरा देते थे ताकि उनको यहाँ पे लगे कि वो जो कर रहे हैं यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, और साइमन कमीशन को इंडिया में कम्प्लीटली बाइकआउट किया जा रहा है यहाँ पे। अब क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे बच्चे कि ये जो लेके आ रहे थे ना, ये वेग ऑफर लेके आ रहे थे, मीन्स इंडियंस बहुत ही पहले से इसको डिमांड कर रहे थे यहाँ पे, और बहुत ही पहले से डिमांड करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर इसका नाम था यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस, दैट मीन्स इंडियंस कुछ हद तक अपने डिसीजंस को अपने आप ले सकते हैं यहाँ पे, और इनसे बोला गया था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन थे उन्होंने यहाँ पे अक्टूबर में ये अनाउंस किया कि ये जो साइमन कमीशन है इसका ये सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे वो डोमिनियन स्टेटस इंडिया को प्रोवाइड करवाना चाहता है,
और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। तो उसमें से इंडियंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पे जाएंगे और वो सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उस टाइम के जो वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन। उन्होंने अनाउंस किया, कब किया? 1929 में इसको अनाउंस किया यहाँ पे। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए कि सर अभी आपने एक वर्ड बताया है डोमिनियन स्टेटस। तो व्हाट एक्जेक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंस एंड डोमिनियन स्टेटस? अगर हम इंडियन की बात करेंगे बच्चे, डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इंटरनल अफेयर्स को, ओनली इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर पाएगी, लेकिन उसको ब्रिटिश सॉवरेनिटी यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम है, और फॉरेन पॉलिसी यानी एक्सटर्नल पॉलिसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट करेगी। इस तरीके से मीन्स आपको अपने घर पे डिसीजंस लेने की आज़ादी है, लेकिन जैसे आप बाहर जाओगे वैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट आपके उनके डिसीजंस को आपको मानना होगा। और इंडियंस जो थे, अब उनको ये कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था यहाँ पे, और उनको चाहिए थी अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए जहाँ पे हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में ही अपने डिसीजंस को खुद ले सकते हैं। सॉवरेनिटी मीन्स सर हमारे कोई बताएगा नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आज के टाइम पे हम प्रीएम्बल में पढ़ते हैं कि इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक। चलिए जी, अब क्वेश्चन आ रहा था कि यहाँ पे ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहे थे, तो इंडियंस को क्या करने की बात कर रहे थे? तो इंडियंस को अपीस करने की बात कर रहे थे यहाँ पे बच्चे। और प्रॉब्लम ये थी कि एक बहुत ही वेग ऑफर था, मीन्स क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी कि हाँ ठीक है हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे जहाँ पे आप इंटरनल चीज़ों को मैनेज कर लो यहाँ पे, लेकिन वो कब देंगे सर, वो भी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। और बोला था ये सारी चीज़ों को हम आने वाले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सर डिस्कस करेंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1931 के टाइम पे गांधी जी भी जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो बस आने ही वाला है, जरा उसको समझेंगे बाद में। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करेंगे आके कि भैया इंडिया में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या चेंजेस नहीं करने चाहिए। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था? सर इंडिया इससे सेटिस्फाई नहीं था, स्पेशली जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको लग रहा था ये तो बहुत ही पुरानी डिमांड है, अब आप क्या इसको पूरा करोगे, इसको तो हमने छोड़ ही दिया और हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि कुछ रेडिकल्स लीडर्स थे यहाँ पे कांग्रेस में, फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो काफ़ी ज़्यादा असर्टिव थे और वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे जो ये कमीशन है उसकी कोई भी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए। अब बच्चे यहाँ पे जो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे, क्योंकि आपको पता है लिबरल्स, मॉडरेट्स और अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सर रेडिकल्स, तीनों अलग अलग यहाँ पे स्ट्रीम है। लिबरल्स चाहते हैं कि यहाँ पे चेंजेस हो जाएं विद इन दी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही, मॉडरेट्स कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं, और रेडिकल्स कंप्लीटली चेंज की यहाँ पे बात करते हैं। तो जो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे यहाँ पे वो एक चाहते हैं कि सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बने यहाँ पे, जो कि ब्रिटिश डोमिनियन के अंडर में यहाँ पे और टाइप से काम करे, जहाँ पे इंडियंस के पास क्या हो जाए, ऑटोनॉमी रहे, वो इंटरनल अफेयर्स को अपने आप मैनेज कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो लिबरल्स और जो मॉडरेट्स थे इस तरीके की आइडियोलॉजी को वो जो यहाँ पे क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, सर उनको यहाँ पे सर जो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि लोगों को अब ये चीज़ नहीं चाहिए थी यहाँ पे। अब बच्चे ऐसे में यहाँ पे सर जो मॉडरेट्स और जो लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी थी यानी जो उनका सपोर्ट था कम होता जाता है, और ऐसे में रेडिकल्स इंक्रीज होते जाते हैं, उनकी जो डिमांड्स थी और उनका जो यहाँ पे पॉपुलैरिटी थी वो इंक्रीज होते जाती है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की। अब आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे एक सेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको यहाँ पे रेडिकल ने लीड किया था, जिसका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब बच्चे ये लाहौर कांग्रेस सेशन मेंशन है, अभी मैंने आपको बताया था दिसंबर 1929 में, जब भी दिसंबर का होगा इसका मतलब वो कौन सा सेशन है? बिल्कुल सही, ये एनुअल सेशन है यहाँ पे जो हर साल होगा। ऐसे ही एक लाहौर में सेशन हुआ था और उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ पे। अब इस सेशन में फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमने डिमांड की थी कि अभी हम पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए जहाँ पे सिर्फ हम चीज़ों को इंटरनली मैनेज कर पा रहे हैं, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए। और इसी सेशन में ही हमने ये डिक्लेयर किया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम अपना क्या सेलिब्रेट करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। और इस दिन यहाँ पे क्या होंगे सर, पीपल्स आएंगे, प्लेज लेंगे कि हम तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक हमको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब लेकिन उस टाइम के मीन्स अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सर उस टाइम का जो सेलिब्रेशन था उसको बहुत ही पता थोड़ी ना था कि इस टाइप की सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं, तो बहुत ही कम अटेंशन मिला, स्पेशली क्योंकि ये यंग लीडर्स थे और यहाँ पे जो इनका जो ये बोल रहे थे तो यहाँ पे इनको डाउट किया जा रहा था उस टाइम पे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे बच्चे कि ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं क्या आज के टाइम पे भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? ऑब्वियसली, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट होता है वो फर्स्ट मीटिंग जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है यहाँ पे, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कब तक हो जाता है? 26 नवंबर 1949 को कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाता है।
ठीक है, और इसी दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमने वेट किया था 26 जन 1950 का, ताकि उस टाइम पे हम कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्यों? क्या सर इसमें कोई यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी यहाँ पे कि सर जो बनने के बाद कुछ चेंजेस करने थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये डेट 26 जनवरी 1950 इसलिए चूज की थी ताकि हम इस पूर्ण स्वराज वाले डे को कमेमोरेट कर पाएं, याद कर पाएं, जो कि ये जो लाहौर सेशन के अंडर में यहाँ पे हुआ था बच्चे यहाँ पे। ठीक है, और यही रीजन है कि हम उसको रिपब्लिक डे की तरह यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट स्ट्रगल की तरफ चल रहे हैं, वो है सॉल्ट सत्याग्रह। अब महात्मा गांधी जी यहाँ पे पता चल चुका था कि महात्मा गांधी जी को कि सर अब जो लोगों का यहाँ पे जो मूड है ना वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं उनको वो प्रिपेयर भी है एक नेक्स्ट स्ट्रगल के लिए, और कुछ ना कुछ रेडिकल चीज़ें उनको करनी है, तभी लोग उनकी तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज जो चीज़ें लिबरल्स और मॉडरेट्स वाली आइडियोलॉजी थी वो अब ओल्ड हो चुकी है। तो ये रीज़न था कि यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी यहाँ पे करना सर सोचते हैं यहाँ पे। सो गांधी जी को लगा कि यहाँ पे हम सॉल्ट सत्याग्रह करेंगे। क्वेश्चन आ रहा था कि सॉल्ट सत्याग्रह क्यों? सर ताकि जो यहाँ पे जो सत्याग्रह है सर, उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था फ्रीडम का। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि भैया अपने इंडिविजुअली हर एक फ्रीडम, हर एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंगली फ्रीडम को देख रहा है यहाँ पे। और सॉल्ट को चूज इसलिए करना था यहाँ पे क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जो हर एक पर्सन अपनी लाइफ में यूज़ करता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह को गांधी जी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने लाहौर कांग्रेस सेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1929 दिसंबर में क्या क्या इसमें होता है वो चीज़ें हमने डिस्कस की। और फाइनली हम यहाँ पे बोलते हैं कि अब सॉल्ट सत्याग्रह को हम जब स्टार्ट करने वाले हैं तो सॉल्ट को गांधी जी ने क्यों चूज किया? क्योंकि भले ही चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सॉल्ट तो वो खाएगा ही खाएगा यहाँ पे, है ना। और ऐसे में सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोगों को जोड़ेगी, सारे सेक्शंस ऑफ लोगों को जोड़ेगी, हिंदू मुस्लिम सिख जैन क्रिश्चियन जो भी हो यहाँ पे, वो सॉल्ट तो खाएगा ही खाएगा यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अब यहाँ पे अगेन जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो रेडिकलिज्म है ना वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। अब सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल, गांधी जी को लगा कि सर वो यूनाइट करेगा नेशन को, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग यहाँ पे खाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो गांधी जी की एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, और अच्छी चीज़ इन द सेंस कि वो एक बहुत ही क्लेवर आइडियोलॉजी से चलते थे, जिसका मतलब था फोर वॉर्न करना, कि पहले से यहाँ पे चेतावनी देना। गांधी जी भी ऐसा ही करते थे। गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले उस टाइम पे लॉर्ड वाइसरॉय थे, और वो जो वाइसरॉय इरविन भाई साहब थे यहाँ पे, और इरविन भाई साहब को बोला, एक पत्र लिखा, प्रेम पत्र तो नहीं था खैर, वो एक नॉर्मली पत्र था, और ये लिखते हैं वो 31 जनवरी 1930 में लिखते हैं यहाँ पे। प्रेम पत्र की बात ऐसी निकल गई, आज 14 फेब है तो वैलेंटाइन डे है, तो हो सकता है कुछ भी। ऐसे में गांधी जी एक लेटर लिखते हैं लॉर्ड वाइसरॉय इरविन को, और वो 31 जन 1930 को यहाँ पे लिखते हैं, और उन्होंने यहाँ पे लेटर में बोला कि मेरी 11 डिमांड्स हैं। सर आप किसी को लेटर लिख रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरी 11 डिमांड्स हैं, और अगर इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो मैं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कर दूंगा। अब ऑल ऑफ अ सडन आपको यहाँ पे एक कोई मैसेज भेजे तो आप सीरियसली थोड़ी ना लोगे, बोले ऐसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ कर पाएंगे नहीं, थोड़ा मोड़ा करेंगे, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इस टाइम पे गांधी जी भी थोड़ा सा यहाँ पे रेडिकलाइज हो चुके थे यहाँ पे, उनको पता था कि सभी लोग यहाँ पे सर रेडिकल मूड में है, तो मुझे भी यहाँ पे होना पड़ेगा, और उनका मेंट था, यानी जो चीज़ बोला था वो करने भी वाले थे। गांधी जी को हमेशा ऐसी चीज़ के लिए भी जाना जाता है, जैसे वो बोलते थे वही वो करते थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 11 डिमांड्स थी सर, ये कौन सी यहाँ पे डायमेंशंस की थी? अलग अलग जनरल इंटरेस्ट की भी थी बच्चे यहाँ पे। कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी जिसमें स्पेसिफिकली डिमांड की गई थी कुछ चीज़ों को यहाँ पे खत्म करने की, कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने की, और ये अलग अलग सेक्शन के लिए थी। सेक्शन मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी थी और साथ ही साथ पीजेंट्स के लिए भी थी। गांधी जी ने इस डिमांड्स को इतने क्लेवरली डिस्कस किया था यहाँ पे, इतने क्लेवरली यहाँ पे डिजाइन किया था कि हर एक सेक्शन यहाँ पे जो है वो उसके लिए डिमांड्स थी, ताकि लोगों को लगे कि गांधी जी हमारे बारे में भी सोच रहे हैं, और तभी वो पार्टिसिपेट करेंगे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में। अभी 11 डिमांड्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर मेरे अकॉर्डिंगली होना चाहिए था, ताकि आपको पता चल पाए यहाँ पे क्या था, लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेंट्स, जो भी यहाँ पे लिकर थी उसको यहाँ पे बैन करना था। सर रेशो बिटवीन द रुपी एंड द स्टर्लिंग, उसको यहाँ पे चेंज करना था। दैट मीन जैसे आज के टाइम पे होता है ना, $1 इक्वल्स टू 85 रुपीज, इस तरीके से रेशो था, उसको यहाँ पे चेंज करना था। लैंड रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा था, इवन अगर आपका यहाँ पे जो ज़मीन है उससे प्रोडक्शन नहीं हो पाया ड्यू टू एनी रीज़न, तब भी आपको रेवेन्यू देना था, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन थी। सर जो सॉल्ट टैक्स था, जो सॉल्ट यहाँ पे वो सत्याग्रह होगा, वो इसी के लिए था यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने मोनोपोली बना के रखा था कि वही
सिर्फ यहाँ पे सॉल्ट टैक्स लगा सकता है और कोई भी नहीं। सर यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर का बिल था ब्रिटिशर्स का, वो इंडिया के नाम पे फाड़ रहे थे, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर को रिड्यूस किया जाए। रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, खूब भर भर के यहाँ पे बोरा भर भर के पैसा दिया जाता था यहाँ पे उनको। इम्पोज कस्टम ड्यूटी ऑन दी फॉरेन क्लोथ्स, मतलब क्या है, आप इंडिया से क्या कर रहे हो बच्चे, इंडिया से यहाँ पे रॉ मटेरियल्स लेके जा रहे हो और रॉ मटेरियल्स लेके जाके यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने यहाँ पे फिनिश गुड्स बना रहे हो, फिनिश गुड्स को इंडिया में इम्पोज कर रहे हो। अब इंडिया अगर आपको बना बनाया चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया कोई अपने यहाँ से बनाने का सामान जो है, बना हुआ सामान 50 रुपए में दे रहा है, तो आप उसको 50 रुपए एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी लगा रहे हो, तो टोटल वो आपके यहाँ पे 100 रुपए की हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई उसको खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि लोकली वो 50 रुपए की वैल्यू की है। और इंडिया में क्या हो रहा है कि आप अपने यहाँ से सामान बना के लेके आ रहे हो और इंडिया को आप कोई भी कस्टम ड्यूटी लगाने के लिए नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि इंडिया में, सर हमारे यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज जो थी वो एडवांस नहीं थी, तो कोई भी, अगर मैं शर्ट का एग्जाम्पल लूँ तो वो 80 रुपीज़ की शर्ट थी और बाहर से बन के आ रही है यहाँ पे 60 रुपीज़। तो अब होना क्या चाहिए था कि इस पर भी 20 रुपीज़ कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए थी, सो दैट वो इक्वल हो जाती। अब लोगों के ऊपर है कि वो कौन सी खरीदेंगे, ब्रिटिश मेड सामान खरीदेंगे या फिर इंडियन मेड सामान खरीदेंगे, लेकिन इस पर कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था, सर कस्टम ड्यूटी नहीं थी, जिसकी वजह से बाहर वाला जो सामान था ब्रिटिशर्स वाला वो सस्ता होता था और लोग यहाँ पे खरीदते थे। एक्सेप्ट दी पोस्ट रिजर्वेशन बिल, और पोस्टल रिजर्वेशन बिल यहाँ पे, एबॉलिश द सीआईडी डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो आपने यहाँ पे अरेस्ट कर रखे थे यहाँ पे, ठीक है, और जिसमें यहाँ पे जो भगत सिंह थे, दैट टाइप ऑफ, जो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव, जिनको हम मिलिटेंट्स, वो भी मिलिटेंट्स लीडर्स भी बोलते हैं यहाँ पे, कई कई जगह पे तो लिखा होता है मिलिटेंट टेररिस्ट वाले, इन लोग के लिए वर्ड यूज होता है, सुखदेव हो गए यहाँ पे, भगत सिंह हो गए यहाँ पे, राजगुरु हो गए, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, इनको भी रिलीज करने की बात की गई थी बच्चे यहाँ पे। और साथ ही साथ इंडियंस को ये अलाउ किया जाए कि सर वो भी यहाँ पे आर्म्स रख पाए यहाँ पे अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 11 डिमांड्स थी जो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन भाई साहब को यहाँ पे लिखी थी, और ये जो सारी चीजें थी ना, ये नेहरू जी इसको अपोज कर रहे थे यहाँ पे। गांधी जी ने ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी थी, अगर ये 11 पॉइंट्स को नहीं माना गया, तो अगर आप नहीं मानोगे तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो गांधी जी का एक बहुत ही अच्छी चीज थी कि पहले तो वो फोरवॉर्न करते थे, मीन्स चेतावनी देते थे, और अगर चेतावनी के बाद चीजें नहीं होती थी तो वो मॉरली जो था, एक मॉरल जो यहाँ पे गलत तरीका था, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने तो आपको बोला था कि मैं ऐसा करूंगा और आपने नहीं किया, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं तो ठीक हूँ, आप ही गलत हो, आपने मेरी चीज नहीं मानी। तो वो जो एक नॉर्मल वॉर थी उसको मॉरल वॉर में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, और जो इस टाइप की जो चीज़ें थी ब्रिटिशर्स कभी भी यहाँ पे उसको समझ नहीं पा रहे थे, और यही रीज़न था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक हेल्पलेस हो गए थे यहाँ पे गांधी जी के सामने। अब वाई दिस 11 डिमांड्स यहाँ पे क्यों बोला गया था बच्चे यहाँ पे, सो दैट जितने भी क्लासेस हैं सबको ये लगे कि कुछ ना कुछ गांधी जी ने उनके लिए बोला है, और सभी लोग यहाँ पे क्या कर पाए, रिलेट कर पाए इससे, जो भी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यहाँ पे होने वाला है। सो एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। अगर आपने एक लिमिटेड सेक्शन ऑफ ग्रुप्स के लिए ही डिमांड करी तो लोगों को लगेगा भाई हमारी तो डिमांड्स इसमें है ही नहीं, तो हम क्यों पार्टिसिपेट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड थी जिसपे एम्फेसाइज किया गया वो था एबॉलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स। अब क्वेश्चन आता है कि सॉल्ट को क्यों चूज किया गया यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है, चाहे वो कितना ही अमीर हो कितना ही पुअर हो, सर वो तो कंज्यूम करेगा ही करेगा यहाँ पे, ठीक है, एक मोस्ट एसेंशियल आइटम्स है हमारी फूड के लिए यहाँ पे। सो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि इसके थ्रू मैं रिवील कर सकता हूँ कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे हमको बोलते हैं कि हम तुम्हारे माई बाप हैं, हमारा, हम तुम्हें वेलफेयर करने आए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, कि सबसे एक मोस्ट ऑप्रेसिव फेस जो था वो मैं लोगों के सामने यहाँ पे रख पाऊंगा ब्रिटिशर्स का, क्योंकि जो टैक्स है सॉल्ट पे बहुत ही गलत है, और कंप्लीटली गवर्नमेंट की मोनोपोली है कि वही यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकता है सॉल्ट का और कोई भी नहीं कर सकता, यानी अगर आप अपने घर पे भी कर रहे हो और पता चल गया तो वो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे। तो ये रीजन था बच्चे यहाँ पे कि सिविल डिसोबीडियंट की कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले महात्मा गांधी जी ने लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को, और एक अल्टीमेटम था कि अगर डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया बाई 11 मार्च, सर लिखा हुआ था यहाँ पे, तो कांग्रेस जो है वो ऑफिशियली लॉन्च कर देगा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। लेकिन इरविन ने उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया,